हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ये भाई शुरुआत करी जाए। शुरुआत में हम एक चीज आपको बता दें कि पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो कंटिन्यूएशन हो रहा है उसके लिए पार्ट 1 जाना बहुत जरूरी है। उसमें हमने देखा है कि कौन सी 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी है जो सरकार अपनाती है सोशल सेक्टर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आखिरकार सोशल सेक्टर स्कीम्स वगैरह होती क्या है। तो ये सारी बातें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, ब्रॉड टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग और सोशल सिक्योरिटी, ये 3 पार्ट थे इसके अंदर, और जिसमें कि हमने ब्रॉड टारगेटिंग और नैरो टारगेटिंग स्टार्टिंग में कर ली थी। बहुत छोटा सा पार्ट है, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा और पूरा पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी स्कीम्स मैंने इसके अंदर कवर कर दी हैं। 2 पार्ट में इसको करने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसके अंदर कर दी जाए। खैर, अब हम बात करेंगे इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो सोशल सिक्योरिटी में कई सारी स्कीम्स आ रही हैं जिसके थ्रू सरकार जो है वो सोशल सिक्योरिटी मेंटेन करती है, और सोशल सिक्योरिटी वगैरह क्या चीजें हैं, ये सारी बातें जो है वो हमने पार्ट 1 में कर ली थी। तो अब समझिए, आयुष्मान भारत काफी फेमस स्कीम रही है। इसके अंदर आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जा रहा था। इंश्योरेंस कवर मिल रहा था करीब 5 लाख रुपए का, है ना, पेशेंट की केयर के लिए आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, और गरीब लोगों को दिया जा रहा था। करीब 170 मिलियन फैमिलीज को ये प्रोवाइड करा गया है इंश्योरेंस। तो काफी अच्छा था, और सरकार जो है वो चाहती है मेनली कि भाई ऐसा हो कि फ्री दवाइयाँ पहुंचाई जा सके, फ्री टेस्टिंग हो सके ऐसे लोगों की, है ना। एक ऐसा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करे जा सके, जिससे क्या हो कि वहाँ पे लोग, गरीब लोग जाएं, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उन सबको वहाँ पे मदद मिले और ऐसे सेंटर्स में उनको इलाज उनका हो सके। दूसरी स्कीम के बारे में बताएं तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इनके द्वारा लाया गया था नेशनल सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में हम बच्चों पोषण कहते हैं, है ना। पोषण तभी तो कहते हैं जब कोई मैल न्यूट्रिशन होता है, तो पोषण कहते हैं। तो अगर हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहें तो इसको पोषण अभियान भी आप कह सकते हो। तो ये प्रोग्राम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो है यहाँ पे इसके अंदर आ गए हैं, जैसे कि आपका आंगनवाड़ी सर्विसेज हो गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई, स्कीम हो गई कुछ अडोलसेंट गर्ल्स के लिए, है ना, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो जननी सुरक्षा योजना है वो इसके अंदर आ गई, नेशनल हेल्थ मिशन आ गया, स्वच्छ भारत मिशन आ गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जानते हैं, PDS, ये कंट्रोल वगैरह, राशन वगैरह जहाँ से मिलता है वो सब इसके अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे चीजें हैं। महात्मा गांधी जो मनरेगा वाली है, महात्मा गांधी नेशनल अर्बन रूरल जो आपका है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, सब कुछ एक इसके अंदर कई सारी कन्वर्ज इन सारी स्कीमों को भी किया गया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर। अब देखिए, कुछ चीजें और भी हैं इसके अंदर जो हमारे लिए जानना जरूरी है, जैसे कि जो इसका जो गोल है, जो इसका उद्देश्य है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का, वो ये है कि हमें देखिए, बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से लेके 6 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, है ना, ये जो बच्चे होते हैं इनमें हमें न्यूट्रिशन स्टेटस और अच्छा करना है। जो जो अडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, है ना, वो सारी जो है इन्हें हमें मजबूत बनाना है, हमें इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की बहुत जरूरत है। और ये न्यूट्रिशन कैसे दिया जाएगा, ये न्यूट्रिशन एक हमें जो प्रोवाइड करना है टारगेट बेस्ड करना है ना। मतलब अगले हमें ये कहना है कि 3 सालों में, मतलब 2017-18 की ये थी, तो सीधा सीधा 20 तक यहाँ पे इनको सब कुछ करना है ना। और ऐसा नहीं कि बस हम सोच रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन हाँ, एक टाइम बाउंड मैनर में अपना काम करना ही करना है। अब ये जो मिशन था, इसमें 3 साल का बजट लेके चल रहे थे, और जो टोटल पैसा अलॉट हुआ था वो करीब 9,046 समथिंग करोड़ रुपए हुआ था। काफी अच्छी थी ये न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए कंट्री की। तीसरी स्कीम आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप जानते हैं जन धन योजना तो भी रिकॉर्ड बना दिया था, क्योंकि हुआ क्या था उस समय, करीब 15 लाख, सॉरी 15 लाख कह रही हूँ, 15 करोड़ जो गरीब लोग थे, उन सबके जो है वो आपके बैंक अकाउंट खोल दिए गए थे, है ना। 15 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए थे इसके अंदर, बहुत ही बड़े लेवल पे बैंक अकाउंट खोले गए थे। क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने का एक बहुत बड़ा कारण बच्चों ये होता है कि
अगर आपने बैंक अकाउंट खोला है तो उससे फ्रॉड नहीं हो सकता। भाई सरकार को पैसे देना है, आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा वो प्रोवाइड कर देगी, तो कम से कम यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ही बीच में मिडिल मैन आता है, मिडिल मैन अपना खर्चा अलग निकाल लेता है ना, आपसे भाई 500 रुपये सरकार ने दिया, आप तक पहुंचते पहुंचते वो 200 हो गए, 300 रुपये सबको खा गए बीच में, ऐसे सीधा आपके अकाउंट में आ गए। तो इस करप्शन को दूर करने के लिए सरकार लेकर आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इसी के अंदर 15 करोड़ जो गरीब लोग थे उनका अकाउंट खोला गया था, चाहे वो रूरल एरिया के हों चाहे वो अर्बन एरियाज के हों। स्कीम के अंदर ये सारे ही घर परिवार आए थे। इससे कुछ और भी फायदे थे, जैसे कि सारे बैंक अकाउंट जो इस स्कीम के अंदर ओपन करे गए थे इनको 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में सपोज पैसे नहीं है, तब भी आप इतने रुपए तक पैसे निकाल सकते हो, फिर जब आप अकाउंट डालोगे पैसे तो आपको उसमें से कट जाएंगे। और सिर्फ वही अकाउंट्स को ये फैसिलिटी मिली थी जो आधार से लिंक थे, और 6 महीनों तक जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन करा था वो बढ़िया था। अब ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट खोला, 5,000 रुपए की लिमिट मिली, आपने बढ़िया लूटा लूटा लूटा, फिर दूसरा अकाउंट खोला, फिर 5,000 रुपए पूरे परिवार के 25,000 रुपए मिले, आपने कहा छोड़ो, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद रुपए डेबिट कार्ड वगैरह दिया गया था, जिसके अंदर 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया था जो HDFC प्रोवाइड कर रहा था, HDFC बैंक दे रहा था ये, और साथ ही साथ एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा था 30,000 रुपए का, जो कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रही थी। अब देखिए, मिनिमम मंथली जो इनकम हो वो 5,000 रुपए की हो अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंस है ना, जो कि यहाँ पे एक लास्ट रिंग रहेगा अकाउंट होल्डर्स और बैंक के बीच में। तो ऐसी चीजें थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो स्कीम रही वो रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में, तो इसमें क्या था, इसको एक इंट्रीम बजट 2019 का इंट्रीम बजट वो बजट होता है बच्चों, जैसे जिस साल मान लीजिए इलेक्शन थे 2019 में, तो अब पता नहीं था ना कि इलेक्शन के बाद बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, ये तो पता नहीं था। अब सपोज करिए कोई और सरकार आ जाती तो वो इनका बजट क्यों ही लागू करती। तो ऐसा बजट जो कि कुछ पीरियड के लिए होता है ना, जब तक के लिए इलेक्शन में नई सरकार ना आ जाए, फिर नई सरकार आती है तो अपना खुद का बजट फिर वो बनाती है। तो उस साल की जो इलेक्शन में जो बजट बनता है, उस इलेक्शन वाले साल में जो बजट बनता है उसे हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं। ठीक है, कुछ वक्त के लिए होता है। तो इंटरिम बजट 2019 का था, उसके अंदर जो है ये स्कीम को अनाउंस करा गया था। स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, है ना, और नोटिफाइड किसने किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। अब फीचर्स की बात करें तो इसमें कई सारे फीचर्स थे, है ना, ये पहले जिससे अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो है वॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी है, आप मर्जी से कर सकते हो। और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी, है ना, कि मतलब इसमें 50% आपका सरकार देगी, 50% आप दे दोगे। ठीक है, और आप अपने लिए भाई एज स्पेसिफिक था कि अगर जितने आप बूढ़े हो उतना आपकी ज्यादा इंस्टॉलमेंट आएगी, आप कम के हो तो आपकी कम इंस्टॉलमेंट आएगी। ऐसे करते करते आप जोड़ लो पैसा, और उसके बाद आप जब रिटायर होंगे तो आपको एक उम्र के बाद आपको पैसा मिलेगा 60 सालों के बाद। और क्लियरली आपको समझाऊं तो पहला समझिए कि हर एक इंसान जो इस स्कीम को सब्सक्राइब करना चाहता है अपनी मर्जी से, तो इसमें मिनिमम जो अशोर्ड पेंशन मिलेगी वो 3,000 रुपए महीना की तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जब ये 60 साल का पूरा हो जाएगा इंसान तो 3,000 रुपए महीना की इनकम पाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि पेंशन उसको मिल रही है ना, अब वो 60 साल का हो चुका था, उसको पेंशन मिल रही है, और पेंशन मिलते मिलते बीच में बेचारे की डेथ हो गई, तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ पे जो उसकी बीवी है या उसका जो पति है ना, जो भी बेनिफिशियरी है उसको 50% इनकम मिलेगी, और वो फैमिली इनकम के तौर पे होगी। मान लो उसको 3,000 मिलती थी, अब 3,000 में वो बीच में मर गया तो फैमिली को यहाँ पे 1,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा इसमें ये था कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई 60 साल का हो ही नहीं पाया, वो पैसा जोड़ रहा था बेचारा, और 60 साल का होने से पहले ही वो मर गया, तब क्या होगा, तो क्या होगा, इनकी जो बीवी हो या उनका जो पति हो उसको यहाँ पे ये होगा कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कीम को, है ना, वो भी स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो पैसा वो दे रहा था वो पैसा वो भी दे, है ना, मतलब सब्सिक्वेंटली क्या होगा, पेमेंट जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन वो कर रहा था वो करते रहे और स्कीम को कंटिन्यू कर लिया जाए। लेकिन वो चाहे अगर तो स्कीम को छोड़ भी सकते हैं, है ना, जैसे भी प्रोविजन में लिखा होगा कि भाई हाँ स्कीम को छोड़ने पे ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जैसा भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर चाहे स्कीम से बाहर आना तो स्कीम से बाहर भी आ सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या था कि टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइबर हो टैक्स पेयर ना हो। भाई टैक्स पेयर तो अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो इसको इतनी छोटी सी स्कीम का क्या फायदा उठा रहा है, इसमें सरकार का फालतू का लॉस हो जाएगा।
उसके बाद ये था कि स्कीम माना जा रहा था कि इसमें 42 करोड़ लेबर्स वर्कर्स जो है उनको काफी हेल्प करेगी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारी कंट्री में जिनकी इनकम जो है वो 15,000 पर मंथ है ना, या उससे कम भी है, और किसी भी उम्र से हैं, वो 18 साल से लेके 40 साल तक के किसी भी उम्र के हैं, और किसी भी नई पेंशन स्कीम के अंदर वो कवर नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी बातें होनी चाहिए थी, तभी आप सब्सक्राइब कर सकते थे। तो ऐसे लोग किसी नई स्कीम के अंदर ना कवर हो रहे हो, किसी एम्प्लॉय के स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर ना कवर हो रहे हो, किसी स्कीम के अंदर ना ऐसे कवर हो रहे हो जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है ना, पीएफ वगैरह जो होता है प्रोविडेंट फंड वगैरह, इसके अंदर ना आ रहे हो, है ना, तब इनको ये सब चीजें प्रदान हो सकती थी। समझे आप? उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम हमारी आएगी वो आएगी राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम। इसके अंदर क्या है देखिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब यहाँ पे पूरा तरीके से हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के है, और ये स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की है, और ये 12th 5 ईयर प्लान जब से शुरू हुआ था तब से चल रही है। स्कीम का एम क्या है? स्कीम का मकसद ये है कि जो यंग लोग होते हैं, जो जवान लड़के लड़कियां होते हैं, उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलप करना, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और अच्छी बढ़ाना, ताकि हम भाई देश को और अच्छा बना सकें। अब देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स वाला, है ना, ये बहुत सारी स्कीम को चला रहा है, जिसके थ्रू ये चाहता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारा समाज का यूथ है, उसे डेवलप कर सके, है ना, उसमें कुछ एम्पावरमेंट ला सके, ताकि वो भी कुछ अच्छा काम करे। और स्कीम्स वगैरह को चेंज भी कहीं तरीकों से, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं उनको और लाई जाता है, स्कीम में चीजें और अच्छी अच्छी बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग इस स्कीम में 2014 में करी गई थी, ताकि इसको और बढ़िया और तरीके से बनाया जा सके। अब देखिए, इसके अंदर 8 जो है स्कीम जो चल रही थी उनको मर्ज कर दिया गया, ताकि एक प्रॉपर एक अम्ब्रेला स्कीम को बनाया जा सके, जिसे नाम क्या दिया है जो अभी हमने पढ़ा, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम। तो ये कब से चलना शुरू हो गई? 1 अप्रैल 2016 से। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चला। स्कीम जो है वो 17-18 से लेके 19-20 तक के लिए कंटिन्यू रहने की बात है, और बजट इसका 1160 करोड़ रुपए रखा गया। अब स्कीम का फायदा कौन उठा पाएंगे? ऐसे यंग लोग जिनकी उम्र 15 साल से लेके 29 साल 15 to 29 ईयर्स है, वो इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। और यंग आते हैं भाई 15 से 29 साल तक के यंग आते हैं लोग, तो ये आपका जो यूथ आता है इसका नेशनल यूथ पॉलिसी में, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये लोग फायदा उठा पाएंगे। अब देखिए, जो प्रोग्राम है अगर हम देखें, स्पेशली ये एडोलसेंट्स के लिए आप कह सकते हो, जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 19 साल तक के लिए है। ठीक है, तो ये इनके लिए भी है। अब देखिए, कुछ स्कीम्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह ये जो है सब्स्यूम करे गए इन द राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण स्कीम के अंदर। जैसे कि आपको बताते हैं, पहला है आपका बहुत ही फेमस, ये भी रहा था उस टाइम पे, नेहरू युवा केंद्र संगठन। दूसरा है आपका नेशनल यूथ कॉर्प्स। तीसरा है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट। चौथा आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन। पांचवा आपका यूथ हॉस्टल्स। फिर छठे की बात करें, छठा असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑपरेशंस। सातवां रहा था नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, और आठवां रहा था नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। तो इतना कुछ रहा जो है इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर, आपका राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंदर इन सबको भी इंक्लूड कर दिया गया था। तो ऐसी कुछ चली बात। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है, अब हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो नेक्स्ट स्कीम है जिसका नाम है नेशनल रूरल स्वराज कैंपेन। तो इसमें क्या है, कैंपेन जो है ये लिया गया है अंडर द नेम ऑफ सबका साथ सबका गांव सबका विकास, है ना। तो ये पूरा सबका साथ सबका विकास तो आप सुनते ही रहते हैं। ये कैंपेन जो था सबका साथ सबका गांव सबका विकास, उसकी इस कैंपेन के अंदर ये नेशनल रूरल स्वराज कैंपेन को जो है वो अंडरटेक कर रहे हैं लोग। और मेन मुद्दा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम ये है इस कैंपेन का कि हमें जो सोशल हार्मनी है, भाईचारा को बढ़ाना है, आपस में अवेयरनेस को फैलाना है ना। प्रो पुअर इनिशिएटिव जो भी जो है गरीबी मिटाने के लिए, गरीबों के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसके लिए हमें जानकारी जनहित में जारी वाला हिसाब किताब करना है।
गरीबों के घर तक पहुंचना है और उनका नाम स्कीम्स में क्या उनको बेनिफिट चाहिए, स्कीम्स में नाम प्रॉपर उनका आ सके, उसके लिए उनसे यहाँ बात करनी है। उनका फीडबैक भी लेना है कि आपको स्कीम से क्या फायदा हुआ, कितना अच्छा लगा हो, तो आप मुझे फीडबैक भी दीजिए। अब देखिए कैंपेन वगैरह जो हैं ये पार्टनरशिप में हो रहे हैं। अचानक से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा, अकेले तो कुछ कर नहीं लेगी सरकार। तो पार्टनरशिप यहाँ पे करीब 33 लाख इलेक्टेड पीआरआई मेंबर्स होंगे जो ऐसा काम करेंगे। कुछ 5 करोड़ औरतें हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हैं, उसके मेंबर हैं। कुछ एमएलएज हैं, कुछ एमपीज हैं, है ना। तो ये सारे लोग मिलके इस गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। और सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट हो, ये सब जो है वो भी पार्टनर हैं इसके, इस पूरे प्रोसेस के। अब देखिए रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ स्कीम जैसे कि अंत्योदय है ना, ये इसी कन्वर्जेंस एंड सैचुरेशन के बेसिस पे बेस्ड है ना, सबको एक साथ लाना फिर उसके बाद उसमें से बेस्ट चीजें निकालना। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें, कुछ 7 स्कीम्स और हैं, 7 स्कीम्स आर आल्सो देयर। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, वो आपने देखा था भाई, ये बिजली को लेके है। कुछ आपका स्कीम्स चली थी कि इसमें गैस सिलेंडर को लेके थी, है ना। तो कुछ 7 स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य स्कीम, उजाला स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष। इसके अंदर देखा था आपने, हमने बात करी थी पहले की कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में कि इंजेक्शन वगैरह लगवाए जा रहे थे बच्चों को। तो ये सारी चीजें, तो स्कीम्स के बारे में परेशान मत होइएगा, दैट तो आई विल कवर इन द करंट अफेयर्स पार्ट, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नाउ जंप टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्कीम इज श्रेयस स्कीम। तो व्हाट इज दिस? जो ऑब्जेक्टिव है देखिए श्रेयस स्कीम का, वो ये है कि इंडस्ट्री को यहाँ पे ऐसी प्रोवाइड करना है इंडस्ट्री एप्रीहेंशिप अपॉर्चुनिटीज। किसको? जनरल ग्रेजुएट्स को, जो आम जो ग्रेजुएशन जिन्होंने करा है ना, और जनरल ग्रेजुएट्स को एग्जिस्टिंग इन अप्रैल 2019 थ्रू द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम के अंदर। अब भाई आप कहोगे कि मैम ये अप्रेंटिसशिप क्या होती है? तो देखिए होता क्या है, जैसे आपने स्टाइपेंड टाइप का सुना होगा ना, तो एक ऐसा इंसान जो काफ़ी लो पे काम करता है ताकि वो कुछ सीख सके, अपनी जो भी स्किल उसे पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, तो वो स्किल्स लेने के लिए आपने देखा होगा भाई कई सारे लोग काम करते हैं, सीए के अंदर काम करते हैं, है ना। तो यही है, तो यहाँ पे जो आम ग्रेजुएशन करके बच्चे तैयार होते हैं, जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो उनको यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर लगाएं, इंडस्ट्री के अंदर उनको ये दिया जाए और जिसके थ्रू ये जो है कुछ पैसा कमा ले और साथ ही साथ उनकी स्किल्स भी डेवलप हो जाए। तो श्रेयस स्कीम ये कहती है 2019 की, इसका एम ये है कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ जाएगी जवान लोगों की, है ना, जॉब वगैरह मिल जाएगा, वर्क वगैरह हो जाएगा और कुछ स्टाइपेंड टाइप का इनको पैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा इससे, मतलब बेचारे बेरोजगार रहते हैं जो। और तीसरा ये है स्कीम जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डिग्री कोर्सेज करे, है ना, डिग्री कोर्सेज करे उन स्टूडेंट के लिए है, प्राइमरी कैडेट्स नॉन टेक्निकल वाले जो होते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉय स्किल्स वगैरह उनके अंदर आए, उनकी लर्निंग में आए, प्रमोट करें उनके अंदर, अप्रेंटिसशिप भी प्रमोट करें, तो भाई ये इंटीग्रल हो जाएगा एजुकेशन के लिए, काफी अच्छा ये स्टेप है सरकार की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम कहती है युवा सहकार, युवा सहकार मतलब कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। तो देखिए हमारी ज़रूरतें हैं, यूथ की जनरेशन में यंग लोगों की काफ़ी ज़रूरतें हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके अंदर निकल के आया है, जो यूथ फ्रेंडली है, और ये स्कीम जो है वो अट्रैक्ट कर रही है इनको, कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करने के लिए कारगर साबित है। ये इसकी जो स्कीम लॉन्च हुई है, ये यहाँ पे क्या काम करेगी, यहाँ पे कोऑपरेटिव्स वगैरह को इनकरेज करेगी कि वो नए और इनोवेटिव एरियाज में यहाँ पे अपना वेंचर डालें। और स्कीम यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए से यहाँ पे लिंक करी जाएगी, 1000 करोड़ से लिंक करी जाएगी। कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड होगा जो 1000 करोड़ रुपए का होगा। और ये कौन क्रिएट कर रहा है? इसे क्रिएट करने वाली एनसीडीसी है। एनसीडीसी का मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ये नाम है, स्कीम का नाम है युवा सहकार। नेक्स्ट स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो देखिए कुछ जो इतना दिक्कतें चल रही हैं किसानों के साथ में, अभी की बात नहीं है, स्कीम की हम सिर्फ बता रहे हैं, पीएम किसान इसका नाम है। और कुछ दुख को दूर करने के लिए एक अनाउंसमेंट बजट में रखी गई थी उसमें की, है ना, कि स्पीच में ये कहा गया था कि जो वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैं, जिनको खतरा है, जिनको प्रॉब्लम है ज़्यादा, जिनको ज़्यादा इफेक्ट चल पड़ेगा चीज़ों का, है ना, फार्मर फैमिलीज को, जिनकी कल्टिवेबल लैंड जो है वो 2 हेक्टेयर तक की है, समझिएगा, अप टू 2 हेक्टेयर ना, जिनकी कल्टिवेबल लैंड जो है वो अप टू 2 हेक्टेयर्स है, इनको यहाँ पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। काफी फेमस रही थी ये, 6000 रुपए का, 6000 रुपए पर ईयर का डायरेक्ट सपोर्ट देंगे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2000 रुपए
ईच, है ना। तो मतलब हर 4 महीने पे 2,000 रुपए दे दिए जाएंगे। ऐसे कोई इनका 2 हेक्टेयर तक का मामला था। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी लाए गए हैं, है ना, तो प्लीज उनको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। तो यहाँ पे करीब 12 करोड़ छोटे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को माना जा रहा था कि इसके अंदर आएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। और करीब प्रोग्राम जो है वो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा था 2018 में, ना। इंस्टॉलमेंट वगैरह इसकी जो जाती वो पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती 4 महीने बाद, मतलब कि 31 मार्च 2019 को, है ना। और इसमें एक एनुअल एक्सपेंडिचर ऐसा मान रहे थे उस समय, हमने काफी डिटेल्स इसको डिस्कस भी करा था। 75,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें एक्सपेंडिचर लगता। नेक्स्ट स्कीम की हम बात करें तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भी आपने कई बार सुनी होगी। तो देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं और ये सारी ही प्रेग्नेंट औरतें जो ही हैं या लैक्टेटिंग मदर्स जो ही हैं, है ना, कि इनको दी जाती है, एक्सेप्ट वो सारी जो एक्सेप्ट दोस इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और दोज हु आर इन रिसीट ऑफ सिमिलर बेनिफिट्स अंडर एनी लॉ। देखिए, यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जा रहा था ऐसी औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं, और इन औरतों को फायदा मिल रहा था। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि वो औरतें जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड ना हो, या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर एम्प्लॉयड ना हो, या ऐसी किसी स्कीम का लाभ पहले से ना उठा रही। और स्कीम जो है इसको 60-40 रेशियो में रखा जा रहा था, 60:40, और कॉस्ट जो है वो शेयर करी जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। मतलब 60% पैसा देगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% दे देगी स्टेट गवर्नमेंट। ये पहले बच्चे के लिए थी, फर्स्ट चाइल्ड जो फैमिली का होगा, नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, तो पहले बच्चे के लिए फायदा मिलेगा, क्योंकि पहले बच्चे में काफी औरत डिस्ट्रेस होता है, उसको काफी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, सारी प्रॉब्लम्स हैं। और जो सरकार है उसने पूरे ही इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था इस स्कीम को, सारी डिस्ट्रिक्ट में कंट्री की। और यहाँ पे ऐसा मान रहे थे कि एलिजिबल बेनिफिशियरी जो भी बेनिफिशियरी होगा इसके अंदर जो फायदा मिलेगा वो 5,000 रुपए का मिलेगा फायदा औरत को, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर। और जो बाकी बचा जो कैश इंसेंटिव होगा जो अप्रूव करा जाएगा टुवर्ड मैटरनिटी बेनिफिट अंडर जननी सुरक्षा योजना आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। बाकी क्या होगा यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एवरेज वुमेन 6,000 रुपए पाएगी। तो ये है इसके फायदे। स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ये क्या है जानते हैं। सरकार ने देखिए इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि जो आपका ओल्ड एज लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सकें, सोशल सिक्योरिटी दे सकें। उनकी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, है ना, वो फ्यूचर में कैसे अपनी चीजें करेंगे, फ्यूचर इंटरेस्ट, उनकी इनकम, है ना, क्योंकि देखिए अनसर्टेन मार्केटिंग कंडीशंस है, कुछ भी पैसे के दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये स्कीम। और जो ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारी LIC। और स्कीम पेंशन देगी जो कि गारंटी रेट पे बेस्ड होगा, गारंटी रेट ऑफ रिटर्न उसमें देंगे। और कितना रुपए का रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब यहाँ 8% तो पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है, पर एनम, और 10 सालों तक के लिए मिलेगा। ऑप्शन ये भी होगा कि आप चाहें तो ऑप्ट कर लें, पेंशन आपको मिलती रहेगी मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी आप चाहें, हाफ ईयरली या एक साल में एक बार, जैसा भी आप चाहें उस तरह से आप पैसा ले सकते हैं। डिफरेंस ये रहेगा कि जो रिटर्न LIC देगी और जो अशोर्ड जो माना जा रहा है कि 8% रिटर्न देना ही देना है एनुअली, ये सरकार जो है वो बियर करेगी एज अ ईयरली सब्सिडी। समझिए बात को कि LIC ने भाई एक इंश्योरेंस करवा के दे दिया, ठीक है, LIC ने जो सीधा साधा जो है स्कीम जो है वो करके दे दी, है ना, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे LIC ने। अब LIC मान लीजिए कि सरकार को 6% के हिसाब से पैसा दे रही है, तो सरकार ने यहाँ कमिट करा है कि 8% से कम नहीं मिलेगा, 8% तो फिक्स है। तो यहाँ पे जो 2% का गैप आ रहा है, ये 2% सरकार अपने पास से देगी और इस 2% को माना जाएगा कि वो अपनी सब्सिडी के तौर पे मान रही है। समझे बात को। नेक्स्ट स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन, तो इसके अंदर क्या है ये जानते हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर है, उन्होंने अप्रूव कर दी इस स्कीम को, जो कि स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ
स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की, है ना, कि एक तरीका होगा, एक ऐसा इंटीग्रेटेड स्कीम होगी स्कूल एजुकेशन के ऊपर, है ना, ये जो स्कूल की एजुकेशन है इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड स्कीम रखने की बात यहाँ पे अप्रूव कर दी गई और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है कि भाई इसमें कई सारी स्कीम्स को जोड़ दिया जाएगा इसी के अंदर, जैसे कि आपका पहली स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी है आपकी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरी माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। तो ये आपका इन सारी स्कीम्स को जोड़ दिया जाएगा। 2018 से चला और ये 31 मार्च 2020 तक के लिए चलने की बात थी। नेक्स्ट स्कीम आप यहाँ पे देखिए, जन शिक्षण संस्थान। तो स्कीम जो जन शिक्षण संस्थान की है, इसको पहली चीज तो लॉन्च बहुत पहले कर दिया गया था, बहुत पहले एज इन कि 1967 में कर दिया गया था और उस समय इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ। श्रमिक विद्यापीठ के नाम से था, एक मल्टी फेसेट एडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे। तो भाई ये मतलब एक कई तरीके का ये मल्टी फेस एडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था श्रमिक विद्यापीठ, उसके ही चलते यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था 1967 में जन शिक्षण संस्थान को। पहले देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पहले क्या था कि JSS जन जो आपका शिक्षण संस्थान है यही, ये ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब 2018 में इसको ट्रांसफर करा गया कि पहले किसके हाथ में था, पहले ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हाथ में था, लेकिन 2018 में इसको सीधा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हाथ में दे दिया गया। एम ये था कि जो वोकेशनल स्किल्स होती हैं बच्चों की, या उसको बढ़ावा देना, है ना, और इंसान की जो जिंदगी की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, उसे हमें अच्छा करना है, उनकी फैमिली मेंबर्स की जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ाना है, एज वेल एज ऐसे लोगों की जो बेचारे गांव से आ जाते हैं शहर में, उनकी भी जिंदगी की सेटिंग प्रॉपर करनी है। नाउ काफी चैलेंजिंग था कि भाई देखिए और काफी चैलेंजिंग मैंडेट था कि वोकेशनल स्किल हम नॉन इलिटरेट को प्रोवाइड करें, न्यू इलिटरेट को प्रोवाइड करें, एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट को प्रोवाइड करें कि उसमें देखिए क्या उनके अंदर स्किल्स हैं, है ना, और क्या स्किल्स की जरूरत है मार्केट में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें सेटअप करने की बात कही गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम का नाम है सखी वन स्टॉप सेंटर। तो ये क्या है जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पे क्या करा कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल कुछ पैसा इसमें से प्रोवाइड करेगी, पूरा पैसा नहीं स्टेट को नहीं देना पड़ेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ने लेकर आई और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सेटअप करा यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर, एक सब स्कीम जो है एक अम्ब्रेला स्कीम की फॉर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आ रही थी। तो इतना कुछ गौर से ऐसा मत परेशान हो गए, समझिए स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। स्कीम ये जो है ये स्कीम को स्पॉन्सर्ड करा गया है निर्भया फंड के अंदर, है ना। ये जानते हैं सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए रखा गया था। ये गैंग रेप हुआ था एक पैरामेडिकल स्टूडेंट का 2012 में, अब तो खैर केस सॉल्व भी हो गया। ये स्टैब्लिश हुई, पूरे कंट्री में स्टैब्लिश हुई है और एक पूरी तरीके से इंटीग्रेट सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा। एक रूफ के अंदर सारा असिस्टेंट दिया जाएगा औरतों को जो कि जिनके ऊपर वायलेंस हो जाता है ना, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो चाहे प्राइवेट प्लेस पे हुआ हो, है ना, या जैसे भी इनके ऊपर जो वायलेंस होता है। और इसको यहाँ पे जो भी आपका फ्रेज वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट भी करा जाएगा हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस में भी और प्राइवेट प्लेसेस में भी। अब जो स्कीम है इसमें एक लीगल, साइकोलॉजिकल, पुलिस हेल्प वगैरह के लिए, है ना, कि विक्टिम्स की मदद करने के लिए ये सब भी स्टैब्लिश करे जाएंगे। जेंडर बेस्ड अब्यूज अगर हो रहा है जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट या डोमेस्टिक वायलेंस, तो इन सब चीजों का भी यहाँ पे इसमें प्रावधान है। तो ये हो गई स्कीम, इसका नाम है सखी वन स्टॉप पोर्टल, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाने की चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको हमने देखा कई सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट के अंदर ये आती भी है। तो ये वेलफेयर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो LPG कनेक्शन देगी सारी फैमिलीज को जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैंने सब पार्ट 1 में बताया है पॉवर्टी लाइन क्या है क्या नहीं है। और इससे क्या है कि भाई देखिए जो गरीब औरतें हैं उनकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि वो चूल्हा धोंकती रहती हैं बेचारी, तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। और गांव में ये इसीलिए LPG सिलेंडर देने की बात, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उस समय। कई सारी बाद में प्रॉब्लम्स आई, वो अलग की बात है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने ये डेटा पता लगाया कि आखिरकार किसको देना चाहिए, कौन सी एल्डर वुमेन है फैमिली के अंदर जो खाना वाना बनाती होगी। और डिपॉजिट फी
जो डिपॉजिट फ्री, मतलब इसमें आपको कोई डिपॉजिट नहीं करना था इन लोगों को, एलपीजी का कनेक्शन सीधा दे दिया गया और फाइनेंशियल असिस्टेंस में 1600 पर कनेक्शन दी गई सेंटर के द्वारा, 1600 पर सेंटर ने यहाँ पे पैसा दिया इसके लिए। और ऐसा कोई भी गरीब इंसान को कोई इसके अंदर एडवांस नहीं करना था सिलेंडर लेने के लिए। स्कीम यहाँ पे जो पोल्यूशन वगैरह है उसको भी रोकने में कारगर थी, क्योंकि कितना कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, हेल्थी एटमॉस्फेयर होता, गरीब इंसान जो है उनकी फैमिलीज बहुत अच्छी हो जाती है ना। उस टाइम पे एक दादाजी का मुझे इंटरव्यू याद है, वहीं किसी गांव से वो बोले कि हमारे यहाँ जो है वो औरत जब तक के लिए ऐसे धौंस के खाना नहीं बनाएगी तो खाने में स्वाद नहीं आता है। तो एट दैट टाइम वन रिपोर्टर आस्क्ड हिम कि एक काम करिए, स्वाद तो आप भी ला सकते हैं, अगर आप एक दो बार धौंसी है। कुछ नहीं, वो फिर मारने पीटने लग गए थे तो मतलब खुद पे पता नहीं है, काफी अच्छी स्कीम थी ये। अब देखिए नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये देखिए ये चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, इतना जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में इतना बदलाव हो रहा है, सिनेरियो इतना बदल रहा है, तो इसकी वजह से एक अच्छे जरूरत थी एक ऐसे स्कीम की, इसलिए स्कीम को लाया गया। कि यहाँ पे क्या था इसमें, भाई टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, जो ईएसआई है इन्होंने अप्रूव करा ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को। इन शॉर्ट पेंशन दी गई, जिसमें जो कवर्ड हो रहे थे अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर ये कवर हो रही थी, ये सारी की सारी बात। और ये स्कीम जो है ये इज अ रिलीफ पेएबल इन कैश डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट। ये सीधा सीधा जो है वो बैंक अकाउंट में पैसा आता है इसका, अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट होता या ये नई नई जॉब ये ढूंढ रहे होते, ऐसा कुछ। ईएसआई ने यहाँ पे अप्रूव भी करा कि जो प्रपोजल है रिएम्बर्समेंट का 10 रुपए का पर पर्सन है ना एम्प्लॉयर को दिया जाए, ताकि यहाँ पे टू एनकरेज द सीडिंग ऑफ आधार इन ईएसआईसी डेटाबेस ऑफ देयर वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, है ना। तो ये मतलब यहाँ आधार वगैरह को ताकि वो कनेक्ट करवा सके एम्प्लॉयर्स। देखिए क्या होता क्या है ना, बहुत सारे गाँव वालों को इतना अंदाजा नहीं होता, वो सिर्फ अपना खाने और सोचते हैं कि बस हम खाना खा लें और किसी तरह से अपनी जिंदगी जो है वो जी लें। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयर होता है इनको सरकार पकड़ती है, इनसे कहती है कि आप एक काम करिए, हम आपको थोड़ा पैसा दिए दे रहे हैं, लेकिन आप इन सबका जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए चीजों में, है ना। तो ऐसा कुछ है। तो ये क्या करता है, ये जो इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, सेम इंश्योर्ड पर्सन के इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसको यहाँ पे बदल देता, और बेनिफिट जो भी उसको लॉन्ग टर्म कंडीशन से मिलते वो एक ही जगह पे वहां उसका नाम आ रहता है। मान लीजिए इंश्योरेंस ने कराया, पैसा वगैरह दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही चीजें, तो ऐसा कुछ। अब देखिए नेक्स्ट स्कीम आती है, नेक्स्ट स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाताए संरक्षण अभियान, है ना, जिसे हम लोग पीएम आशा बोलते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाताए संरक्षण अभियान। 1 second, I'm just erasing all this one. ओके तो स्कीम का एम क्या है कि हम यहाँ पे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए, है ना, जैसे कि 2018 के बजट में प्रोवाइड करा गया था। सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी को इंक्रीज कर दिया था खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो ये अभी हटा देते हैं, अभी तो बहुत अमेंडमेंट आया है, काफी बवाल चल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अगर एमएसपी को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट करा जाएगा फार्मर की इनकम बाय दी वे ऑफ रोबस्ट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये माना किया जा रहा था कि जो एमएसपी का अगर हम बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से फार्मर की इनकम भी और बढ़ेगी, है ना, और ज्यादा इससे अच्छा हो सकता है। और ये जो नई अम्ब्रेला स्कीम है इसमें आपके जो है इसमें आपका वो मैकेनिज्म आएगा, है ना, कि रेम्यूनरेटिव आपका प्राइजेस कैसे करने हैं फार्मर्स के, जैसे कि इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम आ रही थी, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम आ रही थी, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम आ रही थी। ये सब कुछ जो है वो प्रधानमंत्री अंत्योदय संरक्षण अभियान के अंदर आ रहा था। अब आती है नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना, एपीवाई। तो एपीवाई ये 2019 की ये स्कीम है, इसके बारे में जानते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, लॉन्च करी है सरकार ने 2015 में, ताकि यहाँ पे ये प्रोवाइड करे एक डिफाइंड पेंशन जो 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की होगी। अब स्कीम जो है इससे क्या होगा, ये जो इसका फोकस और बढ़ेगा, इंडिविजुअल्स से हटके यहाँ पे यहाँ पे हाउस होल्ड से हटके अब इंडिविजुअल्स पे जो है फोकस डालने की बात कही जा रही है। सरकार के डेटा के हिसाब से करीब 1 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने फायदा उठाया है इन स्कीम्स का। और स्कीम ये पहले जो है वो 4 सालों तक के लिए थी, जो 2018 में लैप्स हो चुकी थी, बट इतना देखा कि काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया, इस वजह से इसको और बढ़ा के 2019 में फिर से लाए हैं अटल पेंशन योजना को। नेक्स्ट स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये तो काफी फेमस है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहा सरकार का, काफी सक्सेसफुल रहा। और जन धन आधार मोबाइल
को भी लाया गया, इसमें लिंक कर दिया गया मोबाइल को भी, ताकि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं प्रॉपर तरीके से उन्हें कैप्चर कर सकें। इसमें बैंकिंग हो गया, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो गए, रेमिटेंस होगा, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, सब कुछ लाने की एक चीजें जो है एफर्ट्स लिए गए। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड करा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को यहाँ पे बना दिया जाए एक ओपन एंड स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो स्कीम है, सरकार अब यहाँ पे बहुत सारी और जो है इंसेंटिव्स को इसके अंदर जोड़ेगी, ताकि यहाँ पे गरीब लोग और ज्यादा आए और अपने जो अकाउंट खुलवाएं जीरो बैलेंस से। मतलब पहले क्या होता है ना कि आप देखे हैं, अब अगर आप बड़े बड़े बैंक्स में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, 10,000 रुपए से अकाउंट खुलता है, तो इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं, इसलिए जीरो अकाउंट से खोलते हैं, चार्ज वगैरह लगना नहीं है, आराम से आप ट्रांजेक्शन करिए। लेकिन हाँ, ये है चीजें जो है वो एक नंबर में आ जाएंगी। अच्छा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 2 लाख रुपए का प्रोवाइड करने की बात करी सारे ही लोगों को जो जन धन योजना का अकाउंट खोलेंगे 28 अगस्त 2018 के बाद, है ना। और अब ये इनको फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और इसमें डबल अमाउंट जो कि 2 लाख का है उस रुपए का। ओवरड्राफ्ट लिमिट अब 10,000 रुपए की कर दी गई, पहले हमने 5 सुनी थी, है ना। तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जैसे पहले थी कि 6 महीने तक आप बढ़िया चलाइए, ये है वो है, तो अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। 2,000 रुपए तक, ठीक है। 2,000 रुपए के ऊपर अगर आपको ओडी करना है तो आपको वो कंडीशंस अप्लाई होंगी। अब मैक्सिमम लिमिट जो ओवरड्राफ्ट की है वो 10,000 रुपए है, पहले 5,000 रुपए थी, और फैसिलिटी जो है वो 6 महीने जब आप बैंक अकाउंट को खोल लोगे उसके बाद ही आपको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो भाई स्कीम का नाम है उन्नत भारत अभियान 2.0। उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इसका एम ये है कि हम यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम लिंक करेंगे विद अ सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस, 5 विलेजेस से कम, ताकि यहाँ पे ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो इकोनॉमिक या सोशल जो है बेटरमेंट के लिए और अच्छी चीजों को करने के लिए हेल्प कर सके, इन गाँव का और अच्छा विकास हो सके, है ना, गाँव की कम्युनिटी का विकास हो सके, और इंस्टीट्यूशन अपनी नॉलेज का यूज करके, अपनी नॉलेज बेस का यूज करके इन गाँव की मदद कर सकते हैं। इनके अंदर करीब कितने 5 गाँव को लिंक करने की बात कही जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जितने भी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस होंगे इनको इन्वॉल्व करा जाएगा कि आप एक काम करो भाई, गरीब जो रूरल एरियाज है उनको भी यहाँ पे आप डेवलप करो। एम ये है कि जो वर्चुअल साइकिल है सोसाइटी के जो चल रहा है ना, इसमें यूनिवर्सिटी सिस्टम वगैरह भी आता है, तो उसके अंदर क्या है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम यहाँ पे यूनिवर्सल ये नॉलेज बेस देगा, है ना, अच्छी लाइवलीहुड और इमर्ज होके आएंगी, कैपेसिटी और बढ़ेगी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो उसके अंदर। नेक्स्ट स्कीम है, काफी फेमस स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैंपेन सरकार ने चलाया है ताकि अवेयरनेस फैलाए कि भाई देखो हमें जो लड़कियां हैं उनके लिए सर्विसेज और अच्छी करनी है, उनका वेलफेयर करना है। स्कीम को 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ की फंडिंग से लॉन्च भी करा गया था। मेनली इसका टारगेट ये है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और आपका उत्तराखंड के अंदर, पंजाब, बिहार और दिल्ली के अंदर, जहाँ पे ज्यादातर जाति हो जाती है। और एम ये है कि हमें जो इशू है, इतना जो ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें कमी देखने को मिल रही है ना, कि भाई लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम है, तो इसको यहाँ पे हमें सही करना है। टारगेट ये है कि जो इतना माइंडसेट जो बदल रहा है सोसाइटी का, उसे हमें अच्छी तरफ, पॉजिटिव तरफ लेके जाना है। अवेयरनेस फैलानी है, ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो लड़कों से शादी कैसे कराओगे। स्कीम यहाँ पे फोकस डालती है कि इंटरवेंशन और मल्टी सेक्टोरल एक्शंस पे 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसमें लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट जिसके यहाँ पे लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसके अंदर ज्यादा स्कीम फोकस डालती है। नेक्स्ट स्कीम नहीं है, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट स्कीम एक थोड़ी सी कहानी है, वो समझ लीजिए। व्हाई द प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स नॉट यील्डेड द डिजायर्ड रिजल्ट। है ना, इतनी स्कीम चलाई लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिले क्यों नहीं। कुछ रीजंस बताती हूँ मैं आपको कि ये फेल आखिरकार ये स्कीम्स क्यों हुई। तो पहला ये समझिए कि जो सरकार है इनकी काफी अच्छी स्कीम्स है, वेल डिजाइंड स्कीम है। सवाल ये उठता है कि इंटेंशन का गड़बड़ी नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गड़बड़ी है ना। यहाँ पे कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है टारगेट बेनिफिशियरी का। देखो समझो बात को, यहाँ पे जनता ज्यादा है। अब सपोज करो हम 100 लोगों को लेके चलते हैं, अब 100 लोगों को अंदर स्कीम के अंदर डाल दिया गया। अब हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग थे, जिनको सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, 13 लोग या 15 लोग, हमें पता ही नहीं है कि आखिरकार वो कौन से हैं। तो समझ रहे हैं, स्कीम का उद्देश्य बहुत अच्छा है, उसका इम्प्लीकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था।
अवेयरनेस भी नहीं थी स्कीम के बारे में। क्या आपको पता है, अगर आप यूपीएससी ना पढ़ रहे हो तो शायद आपको भी ना पता हो कि कौन सी स्कीम आपके लिए है, शायद आपके लिए भी कोई स्कीम होगी। दूसरी बात, इतने लोग इलिटरेट हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जो है दिक्कत का कारण है ना। बेचारों को इतना नहीं है, वो सिर्फ खाने और पीने में रहते, भले इतनी प्रॉब्लम हो जाए परेशान हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता सरकार हमें क्या बेनिफिट दे रही है। यहाँ पे साथ ही साथ जो मॉनेटरी मैकेनिज्म है उसकी भी यहाँ पे चीजें सही नहीं है। ऐसी स्कीम्स को लेके हमें पता नहीं एंड रिजल्ट क्या है। फोकस क्या होता है कि हम स्कीम आपने हम ले आए, कोई ट्रैकिंग डाउन सिस्टम नहीं होता, कुछ ट्रैकिंग नहीं करते कि किस तरीके से भाई आगे क्या एफर्ट मिला, फीडबैक वगैरह क्या, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं हम, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस स्कीम के अंदर है। अब प्रोग्राम देखिए एनजीओज के थ्रू हो तो और अच्छा सक्सेसफुल हो सके, है ना। ये लोग एक तरह चाहते हैं। उसके बाद सोशल ऑडिट होने की बहुत जरूरत है ना। और सोशल ऑडिट अच्छे से हो, अच्छे से इन सारी स्कीम्स का हो, है ना। अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर हो और प्रॉपर तरीके से यहाँ सामान चीज़ों की डिलीवरी हो सके, है ना। तो बेनिफिट पूरी तरीके से मिले। तो आज की डेट में बताएं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जिसे आप यूज़ कर सकते हो इनके लिए ट्रैक करने के लिए मैकेनिज्म को, और कौन कौन सा ग्रुप जिनको हम स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, फायदा देना चाहते हैं, तो वो ग्रुप को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा जब हम आगे फ्यूचर में कोई भी स्कीम लेकर आएंगे। तो फाइनली जो सरकार का फोकस है वो स्कीम्स के ऊपर था, और बहुत सारे डिफरेंट फोकस के साथ ये ओवरलैप भी कर रहा था। अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट लेवल की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब बातें हों तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे स्कीम जो है वो जो लोग गांव के हैं, गांव की तरफ ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि गांव अगर उठेंगे नहीं तो फिर हमारा देश कैसे उठेगा। हमारे बहुत गांव है ना। इन स्कीम को बैकवर्ड विलेजेस में लाया जाए, सबको एक साथ सारे क्लस्टर्स को लाएं, है ना। ये एक तरीका हो सकता है जो चीजें सीख हो सकती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट इसमें काफी अच्छा प्यारे बच्चों मदद कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अपने घर का पता है कौन से भाई इलाका कौन सा पिछड़ा है पिछड़ा नहीं है। तो काफी अच्छे तरीके से वही मॉनिटर कर सकती हैं, समझ सकती हैं ये बदलाव आ रहा है यहाँ पे, अगर हम ये इन लोग को प्रोवाइड करेंगे तो इससे इन लोग को अच्छा लगेगा, ये अपलिफ्ट हो सकते हैं। देख रहे हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद ये प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन इतनी स्कीम आ रही है टैकल करने के लिए, कितना पैसा जाता है। बट स्कीम से कुछ अगर 100% फायदा होना चाहिए तो शायद होता है 30 से 40% होता है। तो कुछ ऐसा हम एफर्ट लें जिससे हम पैसा भी एफिशिएंटली खर्चा करें, ट्रैकिंग भी करें, देखें टेक्नोलॉजी भी अच्छी उसमें यूज करें, तो हम उठ सकते हैं। समझ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमने पूरी स्कीम्स को उसके अंदर कवर कर दिया। एक पार्ट और लगेगा जिसमें हम फिर चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप पूरी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, प्यारा कमेंट जरूर करिए। सिर्फ आईएएस नाम का फेसबुक पे पेज है, आप चाहें तो वहां भी वीडियो से आके देख सकते हैं, लाइक करके पेज को। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।